हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नेम है रिचा। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं बिहार पीसीएस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने शोषण के अधिकार तक देख लिया था। आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था। आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या करना है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 तो के बीच में आता है। डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 25। आखिर आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी आप इसे कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता में आपको ये चीज याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो होगा उसे अपना धर्म मानने का, चाहे वो सिख धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का, किसी भी धर्म का व्यक्ति उसे अपने धर्म को मानने की पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं, जो भी हिंदू संस्थाएं, उसमें ये कहा गया है कि जो सिख होंगे, सिख, बौद्ध एंड जैन, सिख, बौद्ध और जैन, ये सभी हिंदू संस्थाओं में जा सकते हैं। जो भी हिंदू संस्थाएं हैं उनमें सिख, बौद्ध और जैन जा सकते हैं। उसके अलावा सिखों को कृपाल धारण करने की भी स्वतंत्रताएं हैं। अब यहाँ पे जैसे आप धर्म का मामला ही कह सकते हैं। वैसे अगर आप कृपाल धारण करें, यानी अगर आप चाकू वगैरह एयरपोर्ट पर लेके या कहीं जाते हैं तो उसकी आपको स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपने पंजाबियों को देखा होगा तो वो अपने साइड में, कुर्ते के साइड में कृपाल धारण करते, एक छोटी सी तलवार धारण करते। तो उसमें वो चीज मानी जाती है, वो उनके धर्म में मानी गई है, उस चीज को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे कृपाल धारण कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सिख किस आर्टिकल के तहत कृपाल धारण कर सकते हैं, तो आपको याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 25 के तहत। तो यहाँ पे आ जाएगा सिखों को कृपाल धारण करने की अनुमति। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन धार्मिक संस्थाओं में सभी प्रकार की आपको फ्रीडम्स होंगी, लेकिन बहुत सारी जगह या बहुत बार आप ये देखेंगे कि कुछ बेसिस पर रोक भी लगाई जा सकती है। अगर कानून व्यवस्था या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर अगर सदाचार का मामला होता है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 25 का अपवाद याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 25 के अपवाद भी हैं। लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था किसी प्रॉब्लम में आती है, लोग जो है वो कहीं पर इकट्ठे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, सदाचार या फिर अगर स्वास्थ्य का मामला होता है, तो वहां पे विघ्न डाले जा सकते हैं। अब जैसे कि आप स्वास्थ्य के मैटर पे ही देख सकते हैं कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 25 आपका ये कहता है कि आपको मंदिर जाने का अधिकार है। कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा था तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमारे सारे धर्म स्थल जो थे वो भी बंद थे। वहां पे मंदिर में नहीं जा सकते थे कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो उस टाइम पे आप क्लेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो क्या मैटर था, कोविड-19 के चलते वो स्वास्थ्य का मैटर था। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं में भी रोक टोक लगाई जा सकती है अगर वो लोक व्यवस्था, सदाचार और अगर स्वास्थ्य का मामला है। मुझे उम्मीद है आर्टिकल नंबर 25 क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 26 की तरफ। कि आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है?
आर्टिकल नंबर 26 आपको धार्मिक धार्मिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। अब धार्मिक संगठन क्या है? धार्मिक संगठन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप कोई भी धार्मिक संगठन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई समुदाय है, हिंदू समुदाय, महासभा टाइप से कुछ संगठन बनते रहते हैं, तो उस टाइप से संगठन बनाने की स्वतंत्रताएं जो हैं वो आर्टिकल नंबर 26 के तहत दी गई हैं, या अधिकार दिया गया है। साथ में ये जो हम धार्मिक संगठन या बनाते हैं, इनका प्रबंधन करने का भी अधिकार है। हम अपने अकॉर्डिंग इनका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कोई कमेटी वगैरह बनाई जाती है या मंदिर, आपने अगर मोहल्ले देखे होंगे तो मोहल्ले में या एक्सपीरियंस किया होगा, कभी देखे नहीं सॉरी एक्सपीरियंस किया होगा, तो वहां पे मंदिर होते हैं, मंदिरों में भी उनकी कमेटी होती है। वो कोई भी मैटर हुआ तो उस कमेटी के थ्रू बिठाए जैसे कि पंडाल वगैरह जो लगाए जाते हैं, गणेश जी का हो गया, दुर्गा जी का, तो इस टाइप से तो आपको उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार है। उसके अलावा धार्मिक स्थान का प्रबंधन जो भी है उसे आप कर सकते हैं। धार्मिक मामले जो होंगे उनका आप प्रबंधन कर सकते हैं। तो यानी आप कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए कि आर्टिकल नंबर 26 जो है वो धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 27 पर। आर्टिकल नंबर 26 देख लिया, अब आ जाते हैं आर्टिकल 27 पर। तो आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि ऐसा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है जिसमें से जो भी प्राप्त आय जो है वो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए लगाई जा रही है। यानी इसमें अगर किसी धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तो किसी धर्म को बढ़ावा देने पर जो आय इकट्ठा होगी उस पर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। अगर कोई कार्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया हो। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ये आर्टिकल नंबर 27 कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी बातें आपको इसमें याद रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एक तरफ से हम देख लेते हैं, शायद एग्जाम में पूछ लिया गया। तो शिक्षण संस्थान के अधीन जो राज्य के अधीन है उनमें, इसमें आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थान है अगर वो राज्य के अधीन है तो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी मान लीजिए कि शिक्षण संस्थान, जैसे हम कोई ए शिक्षण संस्थान कह सकते हैं, अब ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। तो अब इस राज्य के अंतर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शिक्षण संस्थान राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि स्पेशल एक लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जा रही है या फिर कोई धर्म जो है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। जैसे हिंदू धर्म में हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रंथ रामायण हो गई या महाभारत हो गई, तो ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज को लेकर क्लेम जो है वो नहीं किया जा सकता। बिकॉज आर्टिकल नंबर 28 साफ साफ कहता है कि अगर राज्य के अधीन कोई भी शिक्षण संस्थान आता है तो उसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल नंबर 28। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 29 पर। आर्टिकल नंबर 29 जो है, आर्टिकल नंबर 29 सांस्कृतिक संरक्षण से रिलेटेड है। इसे अगले पेज पर देखते हैं। अब आ जाते हैं सांस्कृतिक संरक्षण, उसके अलावा शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक संरक्षण और अगर हम शैक्षिक अधिकार की बात करें, इसमें फर्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल 29 ये कहता है
कि अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। मेनली अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकल नंबर 29 आते हैं, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, जो कि अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है। यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो यानी नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसमें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसको संरक्षण करने का अधिकार है। जो भी माइनॉरिटीज हैं तो उन्हें अपनी क्या क्या भाषा, संस्कृति, संस्कृति और लिपि का संरक्षण करने का अधिकार होगा। यानी ये अपना संरक्षण कर सकते हैं, सिर्फ किसे है, अल्पसंख्यक वर्ग को है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अल्पसंख्यक, यानी ये जो है आर्टिकल नंबर 28, अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल नंबर 29 जो है वो किस वर्ग को प्राप्त है, सिर्फ माइनॉरिटीज को प्राप्त है या मेजोरिटी को भी प्राप्त है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अगर कोई मेजोरिटी वर्ग है तो उसे अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल नंबर 29 के तहत आर्टिकल नंबर 29 ओनली अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण कर सके। उसके बाद आर्टिकल नंबर 30 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि के आधार पर, भाषाई आधार पर भी और धार्मिक अधिकार पर भी शिक्षण संस्थान ये खोल सकते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, अब अल्पसंख्यक वर्ग अगर वो अपने धार्मिक आधार पर या फिर भाषाई आधार पर कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। आधार क्या क्या होंगे, किन किन आधारों पे, तो यहाँ पे आधार आपको याद रखना है, भाषाई आधार होगा और धार्मिक आधार। भाषाई आधार और धार्मिक आधार। और यहाँ पे एक बात और, अगर जनहित के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की भूमि या फिर संपत्ति का अगर अधिग्रहण किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई रोड वगैरह बनाई जा रही है और यहाँ अल्पसंख्यकों का कोई भी प्लेस पड़ता है, कोई भी प्लेस कह सकते हैं, और ये प्लेस जो है इतना, मान लीजिए कि यहाँ से रोड बननी है और ये इतनी प्लेस आ रही है, ये इतना हिस्सा जो है ये आ रहा है, तो गवर्नमेंट जनहित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्ट है जिससे इस जमीन के थ्रू उसकी भलाई हो सकती है, तो वो जमीन जो है वो ले सकती है गवर्नमेंट, और उसके लिए संपत्ति का गवर्नमेंट जो है वो अधिग्रहण कर सकती है, और इस संपत्ति का मुआवजा दिया जाएगा किस रेट पे, मार्केट रेट में, यानी बाजार दर में, इस जगह की या इस जमीन की जितनी भी वैल्यू होगी उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये बात भी आर्टिकल नंबर 30 ही कहता है कि जनहित के लिए, लोकहित के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था या फिर भूमि या फिर संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। इतनी कहानी उम्मीद है कि समझ में आई होगी, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं वो नहीं समझ में आती हैं, तो आप लोगों को डायरेक्टली कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछ लेने हैं। जो भी चीजें समझ में नहीं आती तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करिए और अपनी बात
पूछा करिए। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और अगर कुछ ऐसे बड़ा डाउट हुआ तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होता है उसे भी आप लोग वॉच कर लिया करिए। ये ऑब्वियसली लिंक्ड है सारे वीडियो, तो इन्हें सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ से जो भी बिहार पीसीएस में क्वेश्चंस आएंगे वो आपका पूरा रिवीजन हो चुका होगा, तो छूटेगा नहीं। एक बार अपना नोट्स भी रिवाइज कर लीजिएगा। और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बिहार पीसीएस को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो उन्हें तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही रहे हैं इन क्लासेस के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 32 की तरफ। अब आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 32 को जानने से पहले यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 में एक बात और याद रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। और अगर ये पूछा जाए कि आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। यहाँ पे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगर आर्टिकल नंबर 32 सिंपल छोटी सी ये बात कहता है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो अगर फंडामेंटल राइट्स का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब आप जा सकते हैं यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। किसके रेफरेंस में? मौलिक अधिकारों के रेफरेंस में। तो रिट, यहाँ पे रिट जो है, रिट भी देख लेते हैं संक्षिप्त में। या फिर रिट क्या है? तो रिट आप डायरेक्टली इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का आदेश है जो किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को किसके द्वारा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो रिट कितने प्रकार की जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अब 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती है वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो ये तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले होता क्या था कि सिचुएशन हम देखते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो हमारा दिल्ली में है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो यूपी का है, एमपी का है या कहीं का भी है। अब उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है। पहली बात तो उसे ये है कि पता नहीं है। चलो अगर कोई था जिसने बता दिया कि भैया इसमें तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, तो उन्होंने अब मान लीजिए कि ए नाम के कोई व्यक्ति है, इनका फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है। पहली बात तो हमारे देश की आप साक्षरता और जागरूकता देख ही सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग जागरूक होते हैं। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनका पॉलिटी जो है पढ़ना एक जरूरी मुद्दा हो जाता है, तो पढ़ लेते हैं, तो उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है। लेकिन अगर हम जनरल या लैमन वे में देखते हैं तो आप विलेज वगैरह में चले जाइए, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। तो मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो गया। अब इन्हें पता नहीं था, लेकिन इन्हें किसी ने बता दिया कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब ये व्यक्ति जो थे ये एमपी के थे, सुप्रीम कोर्ट जो है ये दिल्ली में है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई कि अगर ये एमपी से दिल्ली तक जाते हैं तो वहां इनका जो रहने का खर्चा, जाने का खर्चा, उसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार की वकील की फीस या अलग प्रकार की और चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। तो बहुत सारे लोग जो थे वो जाते नहीं थे। तो अब इसी चीज को देखते हुए पीएन भगवती केस एक हुआ। पीएन भगवती जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी कि अगर कहने मात्र से यहाँ पे
जब उन्होंने ये बात रखी पीएन भगवती जी ने, तो सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आता है कि अगर कोई व्यक्ति मात्र ये कह देता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हुआ है, तो उसे खुद आना नहीं पड़ेगा, उस बात के लिए एक्शन लिया जाएगा। तो उस समय एक सिस्टम लेकर आया गया पोस्ट कार्ड का। मतलब एक पोस्ट कार्ड आता था, उसमें आप सिर्फ, अब ये व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति जो है, अब उसके बाद क्या कर सकता था, अब ये एमपी से इसे दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करते, डाकिया जी से एक पोस्ट कार्ड लेकर आते, एक पोस्ट कार्ड आता था, उसमें अपनी, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है वो 3-4 लाइन में लिख के अपनी प्रॉब्लम जो है उसे सेंड कर देते सुप्रीम कोर्ट में। तो उससे क्या होता था, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता था, लोगों का समय भी व्यक्त हो जाता, जो समय जो था वो भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता था। तो ये एक व्यवस्था लेकर आई गई। अब उसी के बाद, पोस्ट कार्ड के बाद एक व्यवस्था आती है जिसे पीआईएल के नाम से जाना गया, खूब चर्चा में रहता है कि पीआईएल दायर की गई। तो यहाँ पे मुद्दा ये था कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पीआईएल का जनक किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती जी को कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पीआईएल का जनक किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती जी को कहा जाता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये न्यूज में बना ही रहता है कि इसने पीआईएल दायर की कभी। तो लगभग, अब यहाँ पे रिट हमें देखना है कि रिट जो होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। तो पहली रिट हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अब यहाँ पे रिट जो है, शरीर प्रस्तुत करना। अब शरीर प्रस्तुत करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिट जारी की जाती है, तो जो न्यायालय होता है वो बंदीकर्ता को ये आदेश देता है कि जिसे भी बंदी बनाया गया है उसे शरीर प्रस्तुत किया जाए, यानी उसके शरीर के साथ उसे प्रस्तुत किया जाए। शरीर बंदी प्रत्यक्षीकरण मिट गया है, इसे दोबारा लिख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिंपल सा और शॉर्ट मीनिंग ये है कि साफ शरीर प्रस्तुत करना। न्यायालय जो है ये बंदीकर्ता को ये आदेश देता है कि जो भी बंदी बनाया गया है, जो व्यक्ति, उसे न्यायालय के सामने उसे पेश किया जाए, साक्षात पेश किया जाए। तो यहाँ पे, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई भी गलत कार्य किया है, तो कानून जो है, अब उसने जो भी कार्य किया है वो कानून सम्मत नहीं है, तो क्या है, बंदी को मुक्त करने का आदेश दे सकता है। या फिर बंदीकरण जो है रिट, वो किसके लिए जारी किया जाता है? लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के लिए जारी किया जा सकता है। तो अगर ये पूछा जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए जारी किया जा सकता है, तो जारी किया जा सकता है लोक अधिकारियों के लिए व निजी व्यक्ति। 5 प्रकार की रिट है, सभी को देख लेते हैं एक एक करके। उसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध को भी देख लेते हैं। प्रतिषेध का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था है, न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था, न्यायिक संस्था एंड अर्ध न्यायिक संस्था में, इसमें जो भी न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था होती है, इसमें किया क्या जाता है कि जो भी रिट जारी की जाती है प्रतिषेध में, उसमें डायरेक्टली जो भी कार्यवाही की जाती है उसे रोकने का निर्णय दिया जाता है। यानी प्रतिषेध करने का मतलब ये है कि रोक देना, समाप्त कर देना।
थर्ड आ जाता है उत्प्रेषण। इसे प्रतिषेध अगर देखते हैं तो प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है। यदि मान लीजिए कि कोई कार्यवाही या कोई कार्य जो है वो चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं होती हैं, ये जो भी कार्य कर रही हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस कार्यवाही के दौरान किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है प्रतिषेध का, वो कार्यवाही को रोकने का होता है। लेकिन उत्प्रेषण अगर हम देखें तो उत्प्रेषण में कार्य जो है वो निर्णय आ चुका होता है। निर्णय आ चुका होता है का मतलब क्या है कि कोई कार्य जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कोई भी वर्क चल रहा था, XYZ कोई भी जैसे वर्क है, ये चल रहा था। तो अब ये चल रहा था, तो अगर चलते चलते उसमें कोई भी निर्णय दिया जाए तो वो प्रतिषेध हुआ, यानी कार्य जो चल रहा है उसे रोकने के लिए, तो कार्यवाही को रोकने के लिए वो प्रतिषेध लागू किया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। उत्प्रेषण में जब कार्य कंप्लीट हो चुका होता है और उसमें ऐसा पाया जाता है कि कुछ भी गलत है या कुछ भी घालमेल हुआ है, तो उत्प्रेषण रिट जो है वो समाप्त करने के लिए जारी की जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें कंडीशन ये है कि निर्णय जब आ चुका होता है या फिर कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, तो उस कार्य को समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार की रिट आती है, 4 प्रकार की परमादेश। परमादेश देख लेते हैं कि परमादेश क्या होती है। इसमें कोई भी प्रशासन शासन, किसी भी प्रशासन या फिर शासन, कोई भी जैसे लोक अधिकारी होते हैं, प्रशासन शासन, उनके ये विरुद्ध में जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि लोक अधिकारी भी जो होते हैं, इसमें इसका अपवाद ये है कि इनके खिलाफ राज्यपाल के खिलाफ राज्यपाल और राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके अलावा लोक अधिकारियों में राज्यपाल और राष्ट्रपति शामिल नहीं होते। तो परमादेश रिट जो है ये न्यायालय की किसी भी लोक अधिकारी को ये आदेश देता है कि जो उनका कार्य था वो उस कार्य को सही से नहीं कर रहे हो। यानी अगर कोई भी लोक अधिकारी है, अगर वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि कोई लोक अधिकारी जो है वो करप्ट हो गए, तो उनको उनकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए कि आपको सही से कार्य करना है, आपको जो सैलरी दी जाती है वो आपकी वर्क के लिए दी जाती है, ना कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसके अलावा किसी से आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले। जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है कि टेबल के नीचे से भी कार्य होते हैं। टेबल के नीचे से के मतलब यहाँ पे ये है कि घूस लेकर कार्य करना। तो परमादेश में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लोक अधिकारी सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे उसका कार्य याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास चौथी प्रकार की रिट है, जिसे हम परमादेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट रिट आती है फिफ्थ प्रकार की। फिफ्थ प्रकार की कौन सी रिट है? अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, प्रक्षा जो है, ये अधिकार प्रक्षा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध में की जाती है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के उसमें, अब किसी प्रशासनिक अधिकारी के उसमें कैसे, मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो अपनी जॉब जो है, गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि इस ए नाम का व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, वो जॉब उसकी एक्चुअल में है ही नहीं, या तो वो किसी और की जगह पे कर रहा है, या फिर उस जॉब को उसने गलत तरीके हाथ से हासिल किया। गलत तरीके से कैसे, मतलब कि गलत डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कि गलत डॉक्यूमेंट करके, अब कोई व्यक्ति, जैसे एमपी यूपी में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति यूपी का था,
और कोई जॉब जो थी वो एमपी के लिए ही थी। तो उसने क्या किया कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के एमपी का, और यहाँ पे एमपी में वो जॉब करने लगा। अब बाद में पता ये चलता है न्यायालय में, किसी ने उसकी खिलाफ कंप्लेंट की कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये गलत तरीके से जॉब कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये अधिकार परीक्षा लगा सकती है। इसमें उस अधिकारी की जांच की जाएगी, और जांच में यदि उसका दावा जो है वो विधि सम्मत नहीं होता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। और अगर वो ये पाया जाता है कि नहीं, वो सारे कार्य सही से कर रहा था, उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट है, तो वो अपना कार्य कर सकता। तो अधिकार परीक्षा आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध में लाया जाता है अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने जो उनकी जॉब है वो किसी गलत प्रकार से हासिल की है। तो ये पूरी 5 प्रकार की रिट थी। अगर इनमें से आपको किसी भी रिट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। तो अगर कोई ये पूछे एग्जाम में, ये पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में पूछे गए हैं, तो भाग 4 में पूछे गए हैं। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं। अगर हम बिहार पीसीएस वगैरह की या किसी और एग्जाम्स की बात करें स्टेट पीसीएस की, तो इनमें ये क्वेश्चंस तो काफी फेमस रहे हैं कि भाग 4 में क्या है, कि भाग 4 में कितने से कितने आर्टिकल तक आते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाग 4 में क्या ऑप्शन दे दिया जाए, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, या फिर अलग और भी चीजें। तो अगर ऐसे दे दिया जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाग 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आते हैं। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे इन्हें हम एक सेक्ट में बांट लेते हैं भाग 4 को, क्योंकि उसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें अलग-अलग प्रकार में किस-किस प्रकार से, अभी तक आपने फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ-कुछ मौलिक अधिकार, जब हम अभी आगे वाली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल किस-किस फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पे अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वॉयलेशन होगा या नहीं, अगर होगा तो किस-किस आर्टिकल्स को खत्म किया जा सकता है, उस समय पे कौन-कौन से प्रभावी रहेंगे, वो पूरी स्टोरी के साथ हम वहीं पे देख लेंगे। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ में इसमें रिट वाले सेशन में मैंने एक चीज नहीं बताई। रिट में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत जारी कर सकता है। वहीं अगर हाई कोर्ट का पूछ लिया जाए तो आर्टिकल नंबर 226 है। ये दो आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 32 हमने अभी डिस्कस किया है, तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। इसमें एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 32 है। और अगर हाई कोर्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 226 है। आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 यानी डीपीएसपी को हम डिवाइड कर लेते हैं सामाजिक आर्थिक में। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स को अलग अलग सेट में बांटा गया है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी जहां से क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक आर्थिक के तहत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, गांधीवादी के तहत कौन कौन से आते हैं। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हमारा गांधीवादी हो जाता है, क्योंकि गांधीवादी एक प्रकार की हम कह सकते हैं फिलॉसफी है। ये यहाँ पे रख दिया गया है, विचार जो थे वो गांधी जी के थे, ऐसा नहीं था कि ये गांधी जी ही कह के गए हैं। इनमें विचार थे उनके, उनसे जो मिलते जुलते विचार थे उनके विचार थे। और आर्टिकल्स में वो जब हमारे रखे गए तो उन्हें डीपीएसपी में गांधीवादी विचारों में रख दिया गया। तो इनमें गांधी जी से लेना देना नहीं है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। उसके अलावा एक और सेक्ट में बांट लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। उसके बाद आ जाता है विविध।
तो इन्हें अलग-अलग सेक्ट्स में बाँट के देख लेते हैं कि सामाजिक आर्थिक में। तो अब पहले सामाजिक आर्थिक से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सामाजिक आर्थिक में क्या है? तो सामाजिक आर्थिक में डिस्कस करने के लिए चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 38 की तरफ कि आर्टिकल नंबर 38 में क्या-क्या दिया गया है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 36 एंड 37 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 36 जो है ये राज्य की परिभाषा की बात करता है, सेम एज आर्टिकल नंबर जो 12 कहता है। आर्टिकल नंबर 12 में जो बात कही गई है वही आर्टिकल नंबर 36 में कही गई है, यानी आर्टिकल नंबर 36 में किसकी बात की गई है? राज्य की परिभाषा की बात की गई है। के अलावा आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? ये दोनों ही आर्टिकल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन चलाने के लिए कितने मूलभूत तत्व हैं, ये बात करता है। इसमें एक बात और याद रखना है, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि क्या डीपीएसबी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय है या फिर अप्रवर्तनीय है, तो ये यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये अप्रवर्तनीय है, यानी इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हमारा आर्टिकल नंबर 37 कहता है। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 38 के तहत, जो कि हम सामाजिक आर्थिक तत्व देख रहे हैं। आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 38 में क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 38 जो है, ये आर्टिकल नंबर 38 एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कल्याणकारी राज्य के लिए मूलभूत हमारे पास कौन कौन से तत्व होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी अगर राज्य की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर समानता की बात की गई है। सामाजिक तौर पर सभी लोग समान हों, यानी उनके साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी चीज में भेदभाव ना हो, आर्थिक डिस्पैरिटी ना हो, यानी अमीरी और अमीरी और गरीबी अमीरी और गरीबी ना हो, और राजनीतिक तौर पर यानी समान अवसर दिए जाएं सभी को। यहाँ पे आर्थिक तौर पर चलिए आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 में संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन, और फिर जोड़ा गया था। तो इसमें राज्य जो है वो आय की असमानता को कम करने की कोशिश करेगा। जो आय की असमानता है लोगों के बीच में, अब आय की असमानता को कैसे? मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जी से अगर किसी चीज का टैक्स जो है वो 20% के हिसाब से लिया जा रहा है, सिर्फ मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। अब उनकी संपत्ति जैसे मान लेते हैं कि करोड़ों में है, 1 करोड़ है, अब उनसे 20% के उससे टैक्स ले लिया जाएगा तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं कोई गांव का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, उसकी जो आमदनी है वो मात्र 1000 ही रुपए, अब 1000 रुपए में आप 20% टैक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसके पास बचेगा क्या? तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 ये कहता है कि आय की असमानता और प्रतिष्ठा और सुविधा के अवसर सभी व्यक्तियों को प्रोवाइड किए जाएं। तो यहाँ पे जो टैक्सेस की जो राज्य आय की असमानता है उसे कम करने की कोशिश करे। अब यहाँ पे जैसे इसे आय की असमानता को कम किया जा सकता है, इसके पास आय जो है वो 1000 ही रुपए है, तो इसे टैक्स जो है वो वसूला ही ना जाए। तो आय की जो असमानता है उसे कोशिश ये की जाए कि कम किया जाए। ये था आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 39 पर। आर्टिकल नंबर 39 में ए एंड डी, ए एंड डी जो है आर्टिकल नंबर 39 ए ये कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध किए जाएंगे। जो स्त्री और पुरुष होंगे उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज डी ये कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पे समान आय के साधन उपलब्ध किए जाएं, यानी यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाया जाए।
और यहाँ पे सभी व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर पुरुष को 100 रुपए रोजगारी पे मिल रहे हैं, दिहाड़ी पे मिल रहे हैं, तो महिलाओं को भी 100 रुपए ही मिले। वैसे यहाँ पे वेतन में अगर हम देखें तो वेतन में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे स्त्री और पुरुषों के। तो आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज डी ये कहता है कि वेतन में सभी को समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब उसके बाद आर्टिकल नंबर 39, अभी हमने ए और डी देखा, अब हम आर्टिकल नंबर 39 बी एंड सी भी देख लेते हैं कि बी और सी क्या कहता है। बी ये कहता है कि देश के जितने भी संसाधन होंगे तो संसाधनों का सामान्य हित में प्रयोग, जो भी संसाधन होंगे उन संसाधनों को सभी लोग सामान्य हित में प्रयोग कर सके। और आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी में ये कहा गया है कि सभी को उत्पादन के साधन प्रोवाइड किए जाएं। तो आर्टिकल नंबर 39 में क्लॉज ए बी सी एंड डी है, जो कि हमने देखा। यानी आर्टिकल नंबर 39 बी और सी को आप मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पे समाजवादी राज्य की स्थापना की बात की गई है। यहाँ पे एक समाजवादी राज्य जिसमें समाज हो, सभी लोगों के बारे में समान हित में सोचा जाए। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक उसमें ही आता है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41 भी यहीं पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं एक साथ जो डीपीएसपी के थ्रू सभी आर्टिकल सीक्वेंस में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सामाजिक आर्थिक के तहत गांधीवादी, अंतरराष्ट्रीय संबंध या फिर विविध के तहत पूछ लिया जाता है। अगर आपसे डायरेक्टली आर्टिकल पूछा जाएगा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आर्टिकल में वो आप डायरेक्टली बता देंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आर्टिकल के तहत नहीं पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। तो आर्टिकल नंबर 41 में सभी को काम पाने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति है सभी को रोजगार पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार। साथ ही साथ जो राज्य होगा, राज्य बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता में कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं दे सकता है, कुछ अलग प्रकार के ये 3 सेक्टर्स जो है, इन 3 सेक्टर्स में कुछ एक्स्ट्रा साधन जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 41 के तहत पहली बात तो ये कि सभी को काम पाने का अधिकार है, और दूसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है या फिर वो विकलांग है तो उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स राज्य की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 महिलाओं को प्रसूति सहायता के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 42 काम में न्याय संगत व मानवोचित दशाएं, उसके अलावा महिलाओं को प्रसूति सहायता दिलाने। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 43 पर। आर्टिकल नंबर 43 ये कहता है कि मजदूरों के लिए निर्बाध मजदूरी और उद्योगों के विकास किए जाएंगे। यानी लोगों को इतना जो कार्य दिए जाते हैं उसमें लगभग उन्हें इतनी मजदूरी दी जाए कि उनका जो कार्य है, उनका जीवन यापन है, वो एक सही ढंग से चल सके। यानी इसे आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किए जाएं ताकि लोगों का जो जीवन यापन है वो एक सही ढंग से चल सके। उसके बाद आर्टिकल नंबर 45 इसी में आ जाता है। आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है कि 6 वर्ष
तक के जो आयु के बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य जैसे आप कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी और उसके अलावा उनकी आरंभिक शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे 6 वर्ष तक के आयु की बात की गई है। जिसे हम आंगनबाड़ी कहते हैं। तो इसकी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बच्चों का हेल्थ भी चेक किया जाता है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं दलिया दिया जाता है, कहीं अलग-अलग चीजें जो हैं वो बच्चों के लिए बाँटी जाती हैं। उसके अलावा आरंभिक शिक्षा, जब बच्चे 3 से 4 साल के हो जाते हैं तो आंगनबाड़ी में जाते हैं और उन्हें आरंभिक शिक्षा सिखाई जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल नंबर 45 ये प्रोविजन देता है। उसके बाद आ जाते हैं गांधीवादी विचारधारा। आर्टिकल नंबर 40 में ही पंचायती राज के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 40 में जब पंचायती राज जोड़ा गया तो गांधी जी के विचारों में था कि ग्रामीण लेवल पे भी पंचायती राज होना चाहिए, ग्रामीण लेवल पे भी गवर्नमेंट होना चाहिए कि वो अपने जो छोटे-छोटे निर्णय हैं वो खुद ग्रामीण स्तर पर ले सके और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो जो पूरा गांव है वो मिलकर मीटिंग कर सके, उन प्रॉब्लम्स का निदान निकाल सके। तो यहाँ पे पंचायती राज के फेवर में हमेशा गांधी जी रहते थे। तो जब इसे जोड़ा गया तो आर्टिकल नंबर 40 में गांधीवादी विचारधारा में इसे रखा गया और बाकी इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि उन्होंने ही दिया है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद इसमें आर्टिकल नंबर 43 भी आ जाता है। तो सहकारिता के आधार पे लघु एवं कुटीर उद्योग, तो सामाजिक आर्थिक उसमें भी हमने आर्टिकल नंबर 43 के बारे में पढ़ा और यहाँ भी। तो दोनों जो आर्टिकल हैं वो एक ही बात कहते हैं कि समाज में लघु एवं कुटीर उद्योग उपलब्ध करवाए जाएं ताकि लोग जो हैं वो उनमें कार्य कर सके, उनको रोजगार मिल सके और फिर वो अपने जीवन भरण पोषण के लिए कमाई कर सके। तो उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 जो है वो यहाँ पे SC ST की बात करता है कि इनमें जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, छुआछूत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि किसी के साथ भी उसकी जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। इसी में आर्टिकल नंबर 47 रखा गया है। आर्टिकल नंबर 47, गांधी जी जो थे वो कभी भी नशीली चीजों के फेवर में नहीं थे, तो नशीले पदार्थों के निषेध की बात करता है। आर्टिकल नंबर 47 जो है वो नशीले पदार्थों के निषेध की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 जो है ये गाय बछड़ों यानी जितने भी दुधारू पशु हैं तो दुधारू पशुओं के वध पर निषेध लगाता है। इसमें आप ये याद रखिए दुधारू पशु। आर्टिकल नंबर 48 जो भी दुधारू पशु हैं तो उनके वध पर निषेध लगाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्टिकल नंबर 51 जो है, आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है कि राज्य जो होगा यानी उसके पास अंतरराष्ट्रीय जो भी शांति सुरक्षा होगी, शांति सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। और अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने की, यानी जो इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल ट्रीटी हमारी होती हैं उसकी जिम्मेदारी भी होगी। ये आर्टिकल इंटरनेशनल लॉ या कानून की जो बात है वो हमारा आर्टिकल नंबर 51 कहता है। विविध में देख लेते हैं। विविध में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग अलग है। जैसे आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 49 में हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की बात की गई है।
जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण किया जाए। अगर उनमें किसी भी किसी भी प्रकार से जैसे जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो अगर खत्म होती हैं या अगर खत्म होने की कगार में, तो उनको दोबारा से रिन्यू करवाया जाए। किसी कोई बिल्डिंग वगैरह है जैसे वो टूट जाती है, गिर जाती है, तो उसे बनवाया जाए। साथ ही में आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। यानी कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। यानी दोनों जो है वो पृथक होकर अलग अलग रहकर कार्य करती हैं। यहाँ पे अगर इंडिया में बात करें तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जिसे हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे, आगे वाले सेशंस में जब हम राष्ट्रपति से आगे वाले सेशंस में देखेंगे तो वहां पे इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है वो कैसे पृथक रह के कार्य करती। साथ ही में भाग 4A में हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात, एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया जब 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर ये पूछा जाए कि किस समिति के थ्रू जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू मौलिक कर्तव्य जो थे इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था तो टोटल मौलिक कर्तव्य जो थे ये 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है, 86वां संविधान संशोधन होता है, उस 86वें संविधान संशोधन में एक और जोड़ दिया गया था। तो अगर अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। ये इतनी कहानी थी मौलिक कर्तव्य। जो भी आपके पास नोट्स होंगे उन नोट्स से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आज के सेशंस को यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कल जो हम देखेंगे वो संघ की कार्यपालिका देखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति को देखेंगे, प्रधानमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद को देखेंगे। तो यहाँ आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।